आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है दादा भाई नौरोजी का आर्थिक निकासी का सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को बम्बई में हुआ। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है वह है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें उन्होंने तत्कालीन भारतीय दरिद्रता का दुखांत और मार्मिक विवरण देकर भारतीयों की आंखें खोल दी और ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत के साधनों के बाह्य बहाव का यथार्थ विश्लेषण करके आर्थिक निकासी का सिद्धांत दिया, जो जन जागृति का मंत्र बना। ब्रिटिश शासन काल में भारत की आर्थिक निर्धनता और दुर्दशा का यथार्थ और मार्मिक विश्लेषण करने वाले पहले भारतीय आर्थिक चिंतक दादा भाई नौरोजी ही थे। उन्होंने अपने स्तर पर निर्धनता के आंकड़ों एवं प्रमाण देकर भारत में व्याप्त निर्धनता और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में निम्न जीवन स्तर का विश्लेषण प्रस्तुत किया और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण आर्थिक निकासी है। अब हम ये जानेंगे आर्थिक निकासी के सिद्धांत का अर्थ क्या है। आर्थिक निकासी का अभिप्राय बिना किसी प्रतिफल के भारतीय आर्थिक साधनों का विदेशों में प्रवाहित हो जाना है, अर्थात भारत में उत्पादित धन का अधिकांश भाग बिना किसी प्रतिफल के स्थायी रूप से इंग्लैंड को भेजा जाना ही आर्थिक निकासी का सिद्धांत है। इस प्रकार एक देश की आय का दूसरे देश में स्थायी रूप से लीकेज या बहिर्गमन आर्थिक निकासी या इकोनॉमिक ड्रेन कहा जाता है, जिसका देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव ही नहीं पड़ता वरन देश की गरीबी को बढ़ावा भी मिलता है। ब्रिटिश शासकों ने अपने शासनकाल में विभिन्न तरीकों से भारत के उत्पादित धन को बिना किसी प्रतिफल के स्थायी रूप से इंग्लैंड में भेजा। उसे ही दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निकासी की संज्ञा दी। 1867 में दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भारत में एकत्र की गई आय का लगभग 1/4 भारत में शासन का मूल्य है, जो देश के बाहर चला जाता है और इंग्लैंड के साधनों में जुड़ जाता है। आर्थिक निकासी की मात्रा कितनी थी, इसका क्वांटम कितना था, इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत के आर्थिक निकासी संबंधी आंकड़े देकर लोगों को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि 1835 से 1872 की अवधि में रेलवे के प्रदत्त ब्याज को छोड़कर आर्थिक निकासी की मात्रा कुल मात्रा 359 करोड़ रुपए के बराबर थी। यदि सरकारी ऋण पर वसूल की गई 71 करोड़ रुपए की ब्याज राशि निकाल दी जाए तो कुल निकासी 288 करोड़ रुपए थी। अगर हम पौंड के में देखें तो 1835 से 39 में लगभग 54 लाख पौंड, 1840 से 44 में लगभग 60 लाख पौंड और 1870 से 72 तक यह बढ़कर लगभग जो वार्षिक औसत था वह 274 लाख पौंड तक पहुंच गया। आर्थिक निकासी के कारण क्या क्या थे? दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निकासी के कई कारणों का उल्लेख किया, जिसमें सर्वप्रमुख कारण ब्रिटिश शासकों की अस्वाभाविक वित्तीय और आर्थिक नीति थी। इस समय
भारत पर अंग्रेजों के सार्वजनिक ऋण का भारी बोझ था और ब्रिटिश साम्राज्य का सौंपा गया राजनीतिक बोझ भी था। ब्रिटिश शासकों ने भारत में अपनी सत्ता की जड़ें मजबूत करने के लिए भारत और इंग्लैंड दोनों के खर्चीले प्रशासनिक ढांचे का निर्माण कर उसके व्यय का बोझ भी भारत पर डाल रखा था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को अपने प्राकृतिक अधिकारों और जीविका के साधनों से वंचित रखा गया। भारत के भौतिक उत्थान के लिए दादा भाई नौरोजी ने इस अस्वाभाविक विनाशकारी आर्थिक निकासी को रोकने पर जोर देते हुए लिखा कि जब तक इस घातक निकासी को समुचित रूप से रोका नहीं जाता और भारतीयों को अपने प्राकृतिक अधिकारों का उपयोग नहीं करने दिया जाता, तब तक इस देश के भौतिक उद्धार की कोई आशा नहीं है। दूसरा कारण, ब्रिटिशर्स ने भारत के अंग्रेज अर्थशास्त्री भारत में से आर्थिक निकासी के लिए भारत की निर्धनता को जिम्मेदार ठहराते थे। दादा भाई नौरोजी ने उनके विचारों का खंडन करते हुए कहा कि आर्थिक निकासी का कारण भारत की निर्धनता नहीं, वरन आर्थिक नियमों में जानबूझकर हस्तक्षेप करना है। भारत के साधनों का ब्रिटिश शासकों द्वारा बेरहमी से अपव्यय और लूट खसोट कर इंग्लैंड में ले जाया जाना है। अब आर्थिक निकासी किस तरीकों से अपनाई गई? दादा भाई नौरोजी ने भारत से आर्थिक निकासी के अनेक तरीकों पर प्रकाश डाला। इनमें यूरोपीय अधिकारियों की बचतें जिसे वे इंग्लैंड भेजते थे तथा उनके वेतन एवं पेंशन जिनका इंग्लैंड में भुगतान किया जाता था। इसके अतिरिक्त भारत और इंग्लैंड में सरकारी खर्च, प्रत्यक्ष नागरिक एवं सैन्य खर्च, ब्रिटिश पूंजी के भारत निवेश पर ब्याज तथा लाभांश का भुगतान, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज का भुगतान और हानिप्रद निर्यात आर्थिक निकासी के प्रमुख तरीके थे। ब्रिटेन को निजी प्रेषण आर्थिक निकासी का प्रमुख स्रोत था और इसके द्वारा भारत से प्रतिवर्ष 1 करोड़ पाउंड से अधिक की आर्थिक निकासी होती थी। ब्रिटिश पूंजी के भारत में निवेश से निकासी होती थी। दादा भाई नौरोजी ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश निवेश मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में ही किए गए जिनसे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ब्रिटिश हितों की पूर्ति होती थी और भारतवासियों को मिलने वाला लाभ नगण्य था। जैसे आधारभूत संरचना क्षेत्र, रेलें, बंदरगाह, जहाजरानी संचार इत्यादि। निर्यात हेतु प्राथमिक उत्पादक क्षेत्र जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बागान। खनन क्षेत्र जैसे कोयला, सोना, पेट्रोल उत्पादन आदि। सेवा क्षेत्र मुख्यतः बैंकिंग, बीमा और वित्त आदि। ये निवेश भारतीयों के शोषण, उद्योग के पतन और स्वतंत्रता संग्राम पर दमन के कारण बने। ऐसा अनुमान है कि ब्रिटिश सरकार ने रेल निर्माण की गारंटी योजना के तहत 1849 से 1900 तक लगभग 58 करोड़ रुपए चुकाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 1874 तक ब्रिटिश अंशधारियों को लगभग 6.3 लाख पाउंड लाभांश ब्रिटेन भेजा। आर्थिक निकासी का तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज का भुगतान था। ब्रिटिश हितों के संवर्धन के लिए लिए गए भारी ऋण और उन पर ऊंची ब्याज दर से ब्याज भुगतान इंग्लैंड भेजे जाते थे। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तथा 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक ऋणों में भारी मात्रा में साधन जुटाए और उनके ब्याज के भुगतान और ऋणों की वापसी के रूप में आर्थिक निकासी जारी रही। होम चार्जेस भी आर्थिक निकासी का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। भारत पर अपना आधिपत्य जमाए रखने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार विशाल सेना और भारी भरकम नागरिक प्रशासन पर सार्वजनिक आय का लगभग 65% व्यय करती थी, जिसमें सैन्य व्यय लगभग 40% था। सेना में प्रायः सभी कमीशन प्राप्त अधिकारी और उच्च प्रशासनिक अधिकारी ब्रिटिश नागरिक होते थे और उन्हें भारतीयों की तुलना में अधिक ऊंचे वेतन और भत्ते दिए जाते थे।
इस प्रकार ब्रिटिश नागरिकों को ब्रिटिश सरकार की नौकरी में सेवा काल और सेवानिवृत्ति के बाद होने वाले सभी भुगतान भारत सरकार के कोष से चुकाए जाते थे। होम चार्जेस के रूप में चुकाए जाने वाली राशि निरंतर बढ़ती जा रही थी। जहां 1851 में यह राशि 25 लाख पाउंड वार्षिक थी, 1933 से 34 तक यह 274 लाख पाउंड वार्षिक तक जा पहुंची। आर्थिक निकासी के अनेक दुष्परिणाम हुए। इनका बहुत यथार्थ चित्रण अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी में किया है। इसके जो दुष्परिणाम आए उसमें सबसे पहले भारत में निर्धनता में अत्यधिक वृद्धि हो गई और इंग्लैंड संपन्न होता चला गया और भारत में निवेश साधन की कमी हो गई। आर्थिक निकासी के द्वारा भारत में अर्जित धन को ब्रिटेन भेज दिए जाने से भारत को दोहरी हानि हुई। एक और भारतीयों के पूंजी साधनों में कमी, दूसरी ओर शोषण से अर्जित राशि ब्रिटेन की पूंजी के रूप में भारत भेजी जाती थी, जिस पर ऊंचे लाभांश और ब्याज अर्जित कर भारत को लूटा जाता था। इसके बाद एकाधिकारी शोषण बढ़ता चला गया। एकाधिकारी आर्थिक निकासी का धन पुनः ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा भारत में निवेश कर व्यापार और व्यवसायों में एकाधिकार जमाकर ऊंचे लाभांश एवं ब्याज के रूप में शोषण निरंतर जारी रहा। इसका अन्य दुष्परिणाम संपन्नता के बीच गरीबी हो गया और प्राकृतिक साधनों से संपन्न भारत को विरोधाभासी गरीबी के कष्ट को झेलना पड़ा। आर्थिक निकासी का एक दुष्परिणाम यह भी था कि ब्रिटिश शासन की कीमत चुकाने के लिए भारतीयों को करों का भारी बोझ सहना पड़ा। आर्थिक निकासी को रोकने के उपाय के रूप में दादा भाई नौरोजी का स्पष्ट मत था कि भारत से आर्थिक निकासी को रोकने का एकमात्र उपाय राजनीतिक स्वतंत्रता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनास अधिवेशन में स्पष्ट शब्दों में कहा, स्वशासन के बिना भारतीय चालू निकासी और उसके परिणाम स्वरूप भारत में घोर निर्धनता और दुर्भाग्य से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। स्वयं प्रजा और सरकार ही निकासी बंद कर सकती है। भारत के दुर्भाग्य और व्यथाओं की निवृत्ति के लिए स्वशासन ही एकमात्र उपचार है। यह उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में तो दादा भाई नौरोजी भारत से आर्थिक निकासी में कुछ कमी करने तथा उसे भारत में ही निवेश करने की सलाह ब्रिटिश शासकों को देते रहे तथा निरंतर यह भी कहते रहे कि ब्रिटिश शासन अपने हितों के लिए किए गए व्यय का भार भारत पर न डाले, किंतु सत्ता के मद में चूर अंग्रेज शासक उनके सुझावों की उपेक्षा करते रहे। अंततः 20वीं सदी के प्रारंभ से ही उन्होंने आर्थिक निकासी को रोकने का एकमात्र कारगर उपाय भारत की राजनीतिक स्वाधीनता और स्वशासन की स्थापना को बताया।